नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। संविधान दिवस के मौके पर आरजेडी कार्यालय में यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने भारत छोड़ो और साइमन गो बैक जैसे नारे देने वाले यूसुफ मेहर अली के याद में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया संविधान दिवस के मौके पर। और इस परिचर्चा को समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये इंगित किया कि देश का मौजूदा स्थिति किस तरह खतरनाक है और मौजूदा सरकार किस तरह आम जनता की भावनाओं से खेल रही है, उन्हें लड़ाने का काम कर रही है। सुनिए समाजवादी नेता रघु ठाकुर को। तो मैं चाहूँगा कि एक बार जरा हमारे साथ आप नारा लगाना, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, चोरों को भगाएंगे। और दूसरा नारा एक और लगाएं, गांधी लोहिया जय प्रकाश, गांधी लोहिया जय प्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। तो साथियों, हम सबसे पहले तो जगता भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आज का जो आयोजन किया है, इस आयोजन का महत्व हमने और आपने कितना समझा हो या ना समझा हो, और तो हिंदुस्तान की भावी राजनीति के लिए आज का आयोजन मील का पत्थर साबित होने वाला है। अभी जो हम सूची देख रहे थे, फोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। हालांकि वीर सिंह पटेल से मैं कहा था कि थोड़ा क्रम में फर्क होना चाहिए। हम मानते हैं कि समाजवादी आंदोलन में बहुत लोग रहे हैं, आरंभ में रहे, बाद में रहे, आगे पीछे रहे, पर जिन लोगों की भूमिका लगभग सार्वकालिक भूमिका है, उनका स्थान थोड़ा सा भिन्न हुआ है। और भाई जगता बाबू इस बात को समझ रहे हैं। आज ये जो इस बात का सबसे बड़ा महत्व है, इस आयोजन के माध्यम से जगतानंद सिंह जी ने समूचे समाजवादी आंदोलन को एकजुट करने का काम किया है। और ये विरासत हमारी है, इस विरासत पर कोई दूसरा दावा नहीं कर सकता। विरासत के इधर के उधर विचार कभी कभी भटकाव हो भी सकते हैं, पर जो मूल विचारधारा की विरासत है, ये हमारी विरासत है, और जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी के ज़माने से लेकर आज यहाँ तक पहुँचाया है। ये सही मायने में भारतीय राजनीति का एक नया रूपांतरण है जो दबा हुआ है। और अगर ये रूपांतरण का, उनकी कल्पना का जो है ये सफल हो पाया, जिसको हम अपनी शुभकामनाएं के लिए देंगे, ये रूपांतरण अगर वास्तव में लोगों के दिलों में उतर पाया, तो जिन लोगों की चिंता लोग कर रहे हैं, वो चिंता के लायक नहीं है। आज जो लोग संविधान के प्रति कुछ खतरे के रूप में नजर आ रहे हैं, ये कोई बहुत मजबूत लोग नहीं है। ये तो चालाक लोग हैं, धूर्त लोग हैं, जिनने समाजवादी आंदोलन की जमीन के ऊपर धोखे से कब्जा कर लिया है। अभी भाई शिवानंद जी कहते हैं बिहार की 40 सीट, पर बिहार तो बटा बाद में है ना। बटने के पहले बिहार की थी 54 सीट। उत्तर प्रदेश में आज लोग कहते हैं 80 सीट, पर बटने के पहले जो उत्तर प्रदेश तक की सीट थी 85 सीट। हरियाणा की 11 सीट,
राजस्थान की 21 सीटों में से लगभग 12-13 सीट, मध्य प्रदेश की 10-11 सीट, हिंदुस्तान के 200 संसदीय क्षेत्र से हैं, जिन संसदीय क्षेत्रों में लोहिया का जड़ा हुआ बीज, समाजवाद का बीज जमा हुआ है। ये हमारी कुछ कमियां रही हैं, कमजोरियां रही हैं कि फसल तो हमारे नेताओं ने पैदा की, चोर काट ले गए, हम उसको रखा नहीं पाए। और आज जो प्रयास है जगदम्बा बाबू ने किया है, अगर इस प्रयास को हमारे साथियों ने हृदयंगम कर लिया तो जो फसल इन खेतों की है 200 संसदीय क्षेत्रों की, ये वापस हमारे पास आएगी तो हिंदुस्तान की सत्ता पर समाजवादी आंदोलन फिर से फहराएगा। अभी समाजवादी आंदोलन की चर्चा और यूसुफ मेहर की चर्चा करने के लिए आए। मेहर अली जी के बारे में कई लोगों ने वक्तव्य दिया है, साहू जी ने दिया, विजय जी ने दिया और भुट्टो ने दिया है। और यूसुफ मेहर अली जी के बारे में जो और कुछ चीज़ें कही जाना चाहिए, न केवल जानकारी के तौर पर बल्कि इस तौर पर भी कि उनके लिए हम लोग को आगे काम करना है, उनकी भी चर्चा जरूरी है। अक्सर लोगों ने जो घटनाओं का जिक्र किया है उसमें यूसुफ भाई की उनसे जो बातों की चर्चा है कि जो थोड़े से ऐसे कदम हैं जिनकी चर्चा उत्साह के साथ की जाती है। पर मैं ऐसा शुरू करना चाहता हूं कि यूसुफ मेहर अली जी जन्मना पूंजीवाद के खिलाफ और समाजवादी थे, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इसलिए कि यूसुफ मेहर अली का जिस तरह परिवार में जन्म हुआ था, बोहरा परिवार में, उस परिवार का सरनेम था, उपनाम था मर्चेंट। तो यूसुफ मेहर अली का भी जो नाम था शुरू हुआ था यूसुफ मर्चेंट। तो यूसुफ मेहर अली ने अपने परिवार से कहा कि नहीं, मुझे मर्चेंट नहीं चाहिए, मैं इस नाम को पसंद नहीं कर रहा हूं। यानी कि बच्चे के दिमाग में भी ये था कि हम मुनाफाखोर नहीं बनना चाहते हैं, हम तो छोटे और बड़े के भेद को मिटा के बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम बदलिए। उनका नाम बदल के यूसुफ मेहर अली हो गया। बहुत कम समय उनको मिला। अच्युत पटवर्धन जी ने उनके बारे में बहुत बढ़िया लेख लिखा। उस लेख में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। एक बात तो उन्होंने कही कि यूसुफ मेहर अली के लिए का जो दौर है, ये दौर दो विश्व युद्धों के बीच का दौर है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके पहले दुनिया में आए द्वितीय विश्व युद्ध का नाम नंबर आया, उसके बाद दुनिया से चले गए। पर कोई एक व्यक्ति क्या 47 साल में, मात्र 47 साल में इतने प्रकार के काम कर सकता है, ये हम सब लोगों के लिए आश्चर्य की भी बात और प्रेरणा की भी बात है। कुछ ही क्षेत्र शायद बकाया होंगे जहां पर उनका ध्यान नहीं गया, वरना उनकी जो शुरुआत है वो शुरुआत कहां से और किस प्रकार से हुई। जिस कॉलेज में भर्ती हुए वहां सबसे पहले वाद विवाद समिति बनाई, डिबेटिंग सोसाइटी। उस समिति के माध्यम से उन्होंने सवालों पर चर्चा करना शुरू किया। जरा क्रम देखिए जीवन का। उस समिति के बनाने के बाद उन्होंने उसके लिए अध्ययन किया, अभ्यास मंडल में बदल लिया, और अभ्यास मंडल के माध्यम से उन्होंने विचारों के विमर्श पर करने का काम शुरू किया। विश्वविद्यालयों को सुधारने का काम उस जमाने में उन्होंने शुरू किया, और उनके अभ्यास मंडल के माध्यम से
उन्होंने विश्वविद्यालय सुधार समिति के सुझाव दिए कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए। किस प्रकार से अंग्रेज भारतीय शिक्षा को नष्ट कर रहे हैं, किस प्रकार से अंग्रेज हिंदुस्तान के भारतीय इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, इसको बदल करके जो भारत का मौलिक इतिहास है उस इतिहास की प्रस्तुति एक नए इस माध्यम से विश्वविद्यालय से होना चाहिए। बात उस जमाने में ये करते करते वो मेंबर बन गए बॉम्बे प्रेसिडेंसी यूथ लीग के। वो जब यूथ लीग के प्रेसिडेंट बने, यूथ लीग में शामिल हुए, इसका काम शुरू किया, तो उन्होंने यूथ लीग के माध्यम से कितने प्रकार की चर्चाएं शुरू की और क्या क्या काम किए। यूसुफ मेहरी साहब ने यूथ लीग के अध्यक्ष बनने के बाद और अपने संस्था बनाने के बाद वहाँ पर जो विचार का काम शुरू किया वो तो किया, पर इसके साथ साथ उन्होंने एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम बड़ा खराब है पर काम बड़ा अच्छा था। वीर सिंह भाई, उस क्लब का नाम था राजपुतनी क्लब। अब राजपुतनी का नाम सुना है? ये राजपुतनी एक जमाने का रूस के सबसे बड़ा बदमाश आदमी माना जाता था। तो राजपुतनी के नाम का क्लब यूसुफ मेहरी ने बनाया, पर उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि जो नौजवान, जो पढ़ने वाला छात्र किसी लड़की को, बहन को छीनने काम करेगा, उसको शारीरिक रूप से दंड इस राजपुतनी क्लब के मदद दिया जाएगा। यानी महिलाओं की, बेटियों की रक्षा करना, उनको पढ़ने का अवसर देना, वो दौर था। कल्पना करिए 1922-23 के ज़माने का, 25 के ज़माने का दौर। लड़कियां कॉलेज में जाने से, विश्वविद्यालय में जाने से कुछ भयभीत भी रहती थी, पर उस भय को मिटाने के लिए यूसुफ मेहरी ने राजपुतनी क्लब बनाया और उन लोगों को दंडित करने का काम किया जो छेड़छाड़ करने का काम करते थे। छेड़छाड़ वाले भाग गए और महिलाओं की संख्या बढ़ गई। आजकल हमारे यहाँ सरकार के लोग कह रहे ना कि बेटी पढ़ाओ, फिर कहते हैं बेटी बचाओ, पर बेटी बचाओ के लिए करते कुछ नहीं है। अगर बेटी बचाओ के लिए कोई शुरुआत किसी ने की है तो शुरुआत में यूसुफ मेहरी ने की है, उस राजपुतनी क्लब के माध्यम से। उन्होंने उस बॉम्बे ब्रदरहुड में काम करते करते एक बड़ी सभा बुलाई और उस सभा में कौन कौन लोग गए, उस मंच का माध्यम जरा समझिए। जैसे जगता बाबू ने आज यहाँ पहल शुरू की ही, प्रयास किया है कि भिन्न भिन्न लोगों को बुलाया। यहाँ जनता, राष्ट्रीय जनता दल के मित्र लोग भी हैं, यहाँ कुछ अन्य दलों के भी मित्र हैं, हम उसमें शामिल हैं। कुछ गैर दलीय किस्म के भी लोग शामिल हैं, परंतु उन्होंने उस जमाने में एक ही दल के दो भिन्न धाराओं के लोगों को बताया। उसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने सभा की और भाषण देने के लिए, समाया उद्घाटन करने के लिए आए सुभाष चंद्र बोस। जो जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, जिनका आज़ादी की आंदोलन की लड़ाई के लिए कुछ भिन्न दृष्टिकोण भी होता था, उन्हें एक मंच पर लाने का काम सबसे पहले यूसुफ मेहरी ने किया। तो आज जब भाई जगतानंद जी ने यहाँ बुलाया तो उनको लगा कि यूसुफ मेहरी की आत्मा धन्यवाद दे रही हुई जगता भाई के लिए कि आपने वो काम किया। उस ब्रदरहुड में काम करते करते वो यूथ लीग के मेंबर बन गए और यूथ लीग के माध्यम से उन्होंने जो भी राजनीतिक घटनाक्रम थे, उन घटनाक्रम के ऊपर उन्होंने चिंता व्यक्त करना शुरू किया। उनके लिए कुछ न कुछ चर्चा में लाने का काम शुरू किया। साइमन कमीशन की चर्चा अक्सर होती है, साइमन कमीशन पर उन्होंने किया ही था, पता है, और हिंदुस्तान के और इलाकों में भी हुआ था।
पंजाब में लाला जगत की है मौत कौन सी लाठीचार्ज में हुई, साइमन कमीशन वाले मामले में। और साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, उसे विरोध करने का वजह था कि साइमन कमीशन जो प्रस्ताव लेकर के हिंदुस्तान के लिए आया था, वो प्रस्ताव हिंदुस्तान के लिए एक प्रकार से दीर्घकालिक गुलामी में बदलने वाले प्रस्ताव थे। कमीशन मात्र नहीं था वो कमीशन कुछ लोगों के लिए ये बताने के कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं, पर कुल मिला के देश की उस आज़ादी की आंदोलन की लड़ाई की एकता को तोड़ना चाहता था। उत्तर भारत में विरोध हुआ, जिसी कारण से भगत सिंह ने फिर बाद में उसकी हत्या भी की, जिसने लाला जगत राणा के ऊपर लाठियां चलवाई थी। साइमन कमीशन के तो विरोध किया, और न केवल विरोध किया, विरोध करने के साथ साथ उस संघर्ष के स्वरूप क्या थे। वहां एक बंदरगाह है बंबई का, तब तो उसका आराम बहुत कम हो गया है, मॉल बंदरगाह है तो बोलते थे मॉल। तो जब साइमन कमीशन के लोग उस पर उतरे कि उस समय तो पानी के जहाजी रास्ता होता था, तो एक भीषण प्रदर्शन यूथ लीग के माध्यम से हुआ। उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं थी, उस समय सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं थी, पर यूथ लीग के माध्यम से उन्होंने उसका बहुत भारी विरोध किया। लहूलुहान हो गए, घायल हुए, 20 नौजवानों के सिर फूट गए, और साइमन कमीशन को बंदूक के साए में उतरना पड़ा। उतरने में घंटों लग गए, तब जाके उतर पाया। यह थे यूसुफ मेहर अली। ये सवाल को लेके खड़े होते थे, उस सवाल को लेके लड़ते थे, और गांधी की अहिंसा की लड़ाई के तरीके से लड़ते थे। यूसुफ मेहर अली के प्रदर्शन में यूसुफ मेहर अली घायल हुए, और भी लोग घायल हुए, पर किसी अंग्रेज पर हाथ नहीं उठाया। जो नारा बाद में गांधी ने तो उसके पहले दिया, सबको कहा, बाद में हम समाजवादियों ने भी लगाया। हमें याद है कि 74 के आंदोलन में जयप्रकाश जी के हम लोग नारे ही लगाते थे, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो ये काम यूसुफ मेहर अली ने उस जमाने में किया, अपनी जवानी के ऊपर में किया, और उसका विरोध किया। वो उन सवालों को लेकर विरोध में खड़े होते थे जिन सवालों को लेकर चिंता थी, और वो सवाल कुछ आपके सामने या हमारे सामने हम कह सकते हैं खड़े हो रहे हैं। उस जमाने में छात्रों ने भी बढ़ी हुई फीस के खिलाफ आंदोलन किया था कर्नाटक, बंगलौर। जो छात्रों ने बढ़ी हुई फीस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, बाद में 1974 में गुजरात में, जिसके चलते हिंदुस्तान में तानाशाही आई, आपातकाल आया, फिर सरकार बदली। पर उस जमाने में बंगलौर के छात्रों ने भी कहा कि कॉलेज की छात्रा की फीस नहीं बढ़ाई जाना चाहिए। उनके ऊपर लाठियां चली, गोलियां चली, छात्र मारे गए, और उन छात्रों के मारे जाने के खिलाफ, छात्रों के समर्थन में उस यूथ लीग ने बंबई में प्रदर्शन किया, जिसमें यूसुफ मेहर अली भारी बुरी तरह घायल हुए, भारी बुरी तरह, लाठियों से सिर फट गया, पर मुकाबला किया, और निर्दोष छात्रों के ऊपर लाठी या गोली नहीं चलना चाहिए। जो सिद्धांत लोहिया ने कहा था कि निहत्थी जनता पर गोली नहीं चलना चाहिए, जो बात जयप्रकाश जी ने 74 में कही थी कि फीस बढ़ी हुई फीस को वापस मांगने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, गोली नहीं चलना चाहिए, उस बात की शुरुआत यूसुफ मेहर अली करते हैं। तब वो छात्रों के ऊपर गोलीचार्ज के विरोध में सिर फूट जाता है। उन्होंने जब सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया, तो वहाँ अंग्रेज सरकार ने उस जमाने में घोड़े छोड़ दिए। घोड़े, उस जमाने में घोड़े छोड़े जाते थे। आजकल की सरकार तो गधे छोड़ती है, उस समय की सरकार घोड़े छोड़ती थी। घोड़े अब घट गए हैं, गधे बढ़ गए, खासकर सरकारों।
तो उस जमाने में घोड़े छोड़े, यूसुफ मेहर अली आकर्षित हो गए। उन्होंने जाकर एक घोड़े की पूंछ पकड़ दी और घोड़ा दौड़ता रहा और यूसुफ अली ने उसकी पूंछ नहीं छोड़ी, घायल हो गए। अंत में जाके घोड़सवार को घोड़ा रोकना पड़ा। तो एक ऐसा साहसिक व्यक्ति, एक ऐसा अहिंसक व्यक्ति कि जो हर हिंसा का मुकाबला अहिंसा से करता है, जो अपना सिर फुड़वाने को तैयार है पर झुकने को तैयार नहीं है, वो गांधी की अहिंसा का पुजारी यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने जो संस्थाएं बनाई, उनसे बहुत प्रकार की संस्थाएं दोस्तों, जिन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने लगातार सवालों को उठाया और उनकी जो प्रतिभा थी वो प्रतिभा भी अद्भुत थी। उन्होंने पहले बीए पास किया था अमेरिका से इकोनॉमिक्स, फिर इतिहास और फिर लॉ पास किया। और ये भी विचित्र बात है कि जब उन्होंने कानून पास करने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम कानून जो उस समय लागू हुआ था, अब आप देखिए कि गोरे अंग्रेज और आज के दिल्ली के काले अंग्रेजों में कितना साम्य है, कितनी बराबरी। उस जमाने में उन्होंने पास किया था सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और इसके नाम पे लोगों को जेल में डाल दो, जेल में बंद करो। ये गोरे अंग्रेज आज दिल्ली के बैठे काले अंग्रेज कानून पारित कर रहे हैं, ईडी के नाम पर, एनएसए के नाम पर, इन सुरक्षाओं के नाम पर। यूसुफ मेहर अली ने का विरोध किया और आज वो व्यक्ति जिंदा नहीं है, पर उनको आज भी हमको याद करना चाहिए। वो थे स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई नहीं, विट्ठल भाई पटेल। वो स्पीकर थे। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के ऊपर बहस करने से इनकार कर दिया। आज के जो दिल्ली के स्पीकर की हालत क्या है? आज दिल्ली के स्पीकर की तो हालत है कि प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जब तक बैठकर मुंडी ना हिलाए, जैसे चपरासी बोलते बैठ जाते तो बैठते नहीं हैं। आज के स्पीकर ने हिंदुस्तान की संसद की मर्यादा को खत्म कर दिया है। स्पीकर इस संसद का अभिभावक होता है, पर स्पीकर अगर हिंदुस्तान की सरकार का चाकर बन जाए, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं। पर विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल ने वहां पर कहा कि ये कानून को ऊपर हम बहस भी नहीं होने देंगे, ये जन विरोधी कानून है, पर बहस नहीं होने देंगे। बहस नहीं होने दी। यूसुफ मेहर अली ने साथ किया और उन्होंने उस कानून का विरोध किया, गिरफ्तार हो गए, जेल में चले गए। और जेल में से लौट के जब आए तो उन्होंने जो अंग्रेज सार्जेंट जिसने सजा दी थी, उसके खिलाफ केस कर दिया। कोर्ट ने अंग्रेज का 100 रुपये जुर्माना किया, अंग्रेज का। और 100 रुपये जब जुर्माना किया, उसके बाद में सारे अंग्रेज समझ गए कि यूसुफ मेहर अली खतरनाक आदमी है। तो उन्होंने अपने जजेस के माध्यम से आदेश दिला दिया कि यूसुफ मेहर अली का वकालत में पंजीयन नहीं होगा। एक वकील आदमी वकील नहीं बन पाया सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज के खिलाफ खड़ा होता था। ये था आज़ादी का जज्बा और उन्होंने स्वीकार किया। वकालत हमारे पेट के लिए नहीं है, वकालत हमारी समाज की सेवा के लिए एक माध्यम है। वकालत भी हमारे बदलाव का एक माध्यम है। अगर उस जमाने की अंग्रेज सरकार उस वकालत का इस्तेमाल अपनी गुलामी के लिए करना चाहती है, तो हम ऐसी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे, वकालत नहीं करेंगे। क्यों ना? यूसुफ मेहर अली का योगदान दोस्तों मामूली योगदान नहीं। उसके बाद भी उन्होंने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। अभी भाई साहू जी बोले कि पटना आए थे। पटना के लिए नहीं आए थे, यहाँ डेहरी आन सोन है। डेहरी आन सोन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अधिवेशन हुआ था। उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिवेशन की अध्यक्षता या उन्होंने यूसुफ मेहर अली की थी, यहीं पर डेहरी आन सोन में। उन्होंने सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शाखाओं को बनाने का काम किया। वो कैलिकट में गए, वो त्रिवेंद्रम में गए,
वो उड़ीसा भी गए, वो बंगाल भी गए, वो बिहार भी आए, और कालीकट में तो उनको गिरफ्तार ही कर लिया गया। पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिससे फिर समाजवादी पार्टी की जन्म हुआ, उसको लेके हिंदुस्तान में फैलाने का उन्होंने किया। और जो बात मैं सबसे महत्वपूर्ण के जीवन की मानता हूं वो ये कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जो समाजवादी आंदोलन पैदा हो, उसका स्वरूप क्या हो, उसका ढांचा कैसा हो, इसकी भी कल्पना उन्होंने करना शुरू कर दिया। हम दो बातें उनके इस बारे में विशेष तौर पर कहना चाहते हैं। उन्होंने समाजवादियों के संगठन के लिए जमीनी स्तर पर, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में शब्द ये विजय प्रताप जी ज़्यादा बता पाएंगे, एनजीओ वाले आदमी हैं, माइक्रो लेवल क्या बोलते हैं, ये थोड़ा हमारा काम इसमें कम है, हम जरा एनजीओ के खिलाफ रहते हैं। ये माइक्रो लेवल, बड़े नीचे के स्तर पर उन्होंने कहा कि इस संगठन को भी वहां तक पहुंचाना है एक, और दूसरा वो समाजवादियों की खुली मेंबरशिप के पक्ष में नहीं थे। आज अगर हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन को कोई भीतर से चोट पहुंची है दोस्तों, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस दिन हमारे समाजवादी लोगों ने, हमारे समाजवादी आंदोलन ने खुली संस्था स्वीकार कर ली, उस दिन हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन के जो बुनियादी लोग थे, जो मूल थे, जो खंबे थे, जिन पर आंदोलन खड़ा हुआ था, वो धकेल दिए गए। भीड़ आ गई, भीड़ आएगी, लोकतंत्र में भीड़ भी आएगी, परंतु एक फर्क था। उन्होंने कहा कि संगठन का ढांचा ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें नियंत्रण विचार का हो, ताकत पीछे चलने वाली। आज बदल आ गया, आज नियंत्रण भीड़ के हाथ पहुंच गया, विचार कहीं खो गया। और जब समाजवादी आंदोलन के बारे में, उसको बनाने के बारे में हम लोग विचार करेंगे, तो उस मौलिक सवाल के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या भीड़ के माध्यम से आप कोई समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। इसका पढ़ना, इस बिहार में कितने लोग नहीं हुए। अभी जो हमारे जगदा भाई ने लगवाई यहाँ फोटो हम देख रहे हैं, रामचंद्र मिश्र जी का फोटो है, लोहिया जी की तो खैर है ही, सूर्यनारायण जी का फोटो, कितने और फोटो हैं, तिवारी जी का फोटो चित्र है। कितने लोग हैं, किन लोगों ने सजाएं काटी, जेलें काटी। राम वृक्ष बेनीपुर जी जेल में रहे, छोटे से बेटे को छोड़ के चले गए। उनकी पत्नी जब मिलने आई तो पूछा, बाबू कैसा है? तो पत्नी बोली, हम बाबू को बचा नहीं पाए। जरा कल्पना करना कि एक व्यक्ति जेल में है, आर्थिक कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, बेटा मर जाता है, परंतु बेटे को बचाने की भी क्षमता नहीं है, तब भी जेल से छूटने की बात नहीं करता। हम रहेंगे जेल में, हम जेल काटेंगे, हमारे बच्चे मरेंगे, हम भी मरने को तैयार हैं, पर हिंदुस्तान की आजादी से कम कीमत पर कोई सौदा नहीं हो सकता। और बाद के समाजवादी नेताओं ने भी यही काम किया। उन्होंने समझौते नहीं किए, जेलें काटी, जेलों में रहे, आजादी के पहले भी रहे, आजादी के बाद भी रहे। पर आज जो लोग बड़े बहादुर बने, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, ये लोग हमारे साथ जेल में रहे। हम इंदौर जेल में थे जब आपातकाल में, तो बहुत सारे लोग, इनके जो नेता लोग हैं, संघ संचालक वगैरह हैं, वे भी वहाँ कबड्डी बड्डी खेलते रहते थे। हर दिन माफीनामा, और दो प्रकार के माफीनामा। एक माफीनामा तो व्यक्तिगत स्तर पर लिखते थे, हमको पैरोल दे दो, मराठी में चिट्ठी भेजते थे, मेरा बेटा बीमार है, मेरा पैरोल दिया, उसे भी मांगते थे कि पैरोल दे दो। और जो संस्था का मुखिया था वो चिट्ठी लिखता था कि ये देवी इंदिरा, हमें छोड़ दो, तुम जो कहो हम वो मानने को तैयार है। कहाँ
गांधी, कहां लोहिया, कहां जयप्रकाश, कहां मेहर अली? कभी जिन्होंने समझौते की बात नहीं की, समझौता नहीं, हम या तो जीतेंगे या मरेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। और कहां ये आज के लोग बड़े बहादुर बनते हैं, 500 पुलिस वालों को लेकर चलते बड़े बहादुर बनते हैं, जेल में रह के माफी मांगते थे। बाला साहब जोर से रोज चिट्ठियां भेजते थे, विनोबा जी को लिखते थे कि हम आप जरा हस्तक्षेप कर दो, हमको छुड़वाओ। इंदिरा जी को लिखते थे, हम 20 सूत्री कार्यक्रम में भी मानने को तैयार हैं, हमें छुड़वा दो, पर हमें बाहर कर दो। यूसुफ मेहर अली का मतलब है दोस्तों, संघर्ष, अथक संघर्ष और अंत तक संघर्ष। यह सिद्धांत समाजवादियों के लिए याद कर लेना, संघर्ष, अथक संघर्ष, थकना नहीं, थकना नहीं, और अंत दम तक संघर्ष। जब तक जान में जान रहेगी संघर्ष करेंगे। जो सपना था गांधी का, जो सपना था लोहिया का, जो सपना था जयप्रकाश जी का, कर्पूरी ठाकुर का, जो सपना था समाजवादी आंदोलन का, इस सपने को जमीन पे उतारने के लिए जब तक जान में जान रहेगी संघर्ष करेंगे। जीतेंगे जीतेंगे पर कभी हारेंगे नहीं, मौत स्वीकार करेंगे पर हार स्वीकार नहीं करेंगे, ये समझ। और ये यूसुफ मेहर अली करें। यूसुफ मेहर अली में बहुत प्रतिमाएं थी और वो भारतीय समाज की अतीत से भी जुड़े हुए थे। मैं 2 विशेष घटनाओं का जिक्र करूंगा। यूसुफ मेहर अली हिमालय देखने के लिए गए। अब बताइए उनका हिमालय क्या समझ? हिमालय देखने के लिए, और हिमालय के सामने घंटों खड़े होकर उस जमाने में सोचते रहे, फिर लिखते हैं, इस देश में पर्यावरण की रक्षा की जाना चाहिए ताकि हिमालय बचा रहे। यह संस्कृति, गाय के नाम पर निर्दोष इंसान की हत्या करना संस्कृति नहीं है, यह कोई धर्म नहीं है। एक निर्दोष व्यक्ति की गर्दन काट देना, मां लिंच करना कोई धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है। क्या है संस्कृति? उसको गांधी ने समझा। संस्कृति के बारे में मेहर अली ने समझा, कहा कि हिमालय को बचाना है तो प्रदूषण के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जिन मूल्यों के प्रति उनको प्रेम और समर्थन था, दोस्तों वो क्या थे? अपने बीमारी की हालत में वो फ्रांस गए थे, और फ्रांस की क्रांति जिस महल पे हुई थी, वहां के रानी, वहां के राजा के आदेश से जहां लोगों को मारा गया था, फिर जनता ने उनको मारा, वहां अभाव हो गया, महंगाई हो गई, खाने की समस्याएं हो गई। लोगों ने कहा कि साहब खाने को नहीं है, तो रानी बोली कोई बात नहीं, डबल रोटी खाओ, रोटी तो डबल रोटी खाओ। लोगों ने उस किले को ध्वस्त किया। मैं हिंसा का विश्वास नहीं करता हूं, पर लगता है कि अच्छा ही काम किया। हमारे नेता थे डॉक्टर लोहिया, वो तो कहते ही थे कि हमारा मुल्क ऐसा है कि इसने हजारों साल में कोई गृह युद्ध नहीं किया है, कभी कोई जुल्मी के लिए लड़के हटाने काम नहीं किया है। इतिहास की बात मैं कह रहा हूं। उस फ्रांसीसी क्रांति के 3 मुद्दे थे जिनको भारतीय संविधान ने स्वीकार किया है: समता, बंधुता और स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये 3 वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे समाजवाद भी खड़ा है, जिनका जिक्र यूसुफ मेहर अली ने किया है। वो भारतीय संविधान जो आज मसाले जला रहा है, वो 3 मुद्दों की है: समता, बंधुता और स्वतंत्रता। और आज दिल्ली की हुकूमत के चलते किरो खतरा हो रहा है। कहाँ है समता? गांधी जी जिंदा थे तो वाइसराय से मिलने के लिए गए। जब वाइसराय से मिलने के लिए गए और लौट के आए, पूछा उसने वाइसराय से कि इतने तुम्हारे यहाँ खड़े हुए हैं, चौकीदार क्यों खड़े हुए? तो अंग्रेज वाइसराय ने कहा, बापू हमारी सुरक्षा के लिए। तो गांधी ने लिखा, हिंदुस्तान गरीब मुल्क है, अगर इतने लोग एक व्यक्ति की सुरक्षा में लगते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें कि तुम मर जाओ, देश का पैसा बच जाए। विषमता को मिटाओ,
ये राजनीतिक विषमता, आर्थिक विषमता मिटाओ। लोहिया ने हिंदुस्तान की संसद में बहस चलाई, 3 आने वाले 15 आने की बहस। उस जमाने में प्रधानमंत्री के दफ्तर पर खर्च होता था 25,000 रुपया, अकेले व्यक्ति पर नहीं, सारे दफ्तर पर खर्च होता था। आज क्या हालत है? आज विषमता की हालत है दोस्तों कि देश के 85 करोड़ लोग सरकार के 5 करोड़ अनाज की कृपा पर जिंदा हैं, और हिंदुस्तान के धनपति वो एक दिन में औसतन 100 से 150 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। यह विषमता। आज हिंदुस्तान की संपदा का 47-48% केवल 3 परिवारों के पास। आज हिंदुस्तान का जो आम आदमी है उसकी स्थिति क्या है? इस हमारे बिहार के लोग जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं दिल्ली में, रात रात भर पड़े रहते हैं पार्कों में सुरक्षा के नाम पर, रहने को मकान नहीं, जगह नहीं, और उनकी तनख्वाह के नाम पर क्या मिलता है? 8,000 रुपया। एक व्यक्ति 8,000 रुपये में काम करने को लाचार, और एक व्यक्ति 150 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया रोज कमाएगा। ये विषमता है, ये विषमता है। 1 करोड़ गुना, 2 करोड़ गुना विषमता है। और संविधान का मतलब है इस विषमता को मिटाओ, इसको खत्म करो। लोहिया कहते थे कि समाजवाद का एक और मतलब है, वो है कि अधिकतम और न्यूनतम में फर्क कम करो। 100 से कम ना 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। यह था लोहिया कहना, यह था सिद्धांत। आज समता के लिए खतरा, आज बंधुता के लिए खतरा। हिंदुस्तान को दिमागी तौर पर बांटा जा रहा है। तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, और आज इस देश को एक धर्म के राष्ट्र के रूप में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं धर्म को मिटाने की बात नहीं कर रहा हूं। गांधी और लोहिया को मानने वाले लोग कभी धर्म को मिटाने की बात नहीं करते। हम लोग मार्क्सवादी नहीं हैं, कम्युनिस्ट नहीं है जो कहे कि धर्म को अफीम है, परंतु धर्मनिरपेक्षता के 2 पहलू हैं। एक धर्मनिरपेक्षता का पहलू है, और वो पहलू वह है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार को सबको बराबर मानना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, धर्म व्यक्तिगत है, हमें जो मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, हमारा अधिकार है। ये 2 है धर्मनिरपेक्षता। आज उसके लिए खतरा, समानता के लिए खतरा, बंधुता के लिए खतरा, और आजादी के लिए तो क्या कहा जाए। आज हमारे एक मित्र है संजय सिंह जी, सांसद है राज्यसभा के, जेल में, और जेल में कैसे पहुंचा दिए गए? एक व्यक्ति 8 महीने से जेल में बंद था, उसको बुलाया गया, तुम्हें छुड़वा देंगे, तुम बयान दे दो, तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। आज जहां देखो वहां ईडी, जो खड़ा हो खिलाफ पे बोलना शुरू करे ईडी, जो खिलाफ पे बोलना शुरू करे खिलाफ पे कोई ना कोई कानून। आज लोगों को भयभीत करके, लोगों को डरा करके हिंदुस्तान की हुकूमत काम करना चाहती है। ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि इंसान को वो अधिकार होना चाहिए कि दिल्ली के प्रधानमंत्री के मुंह पर भी उसकी आलोचना कर सके, ये उसका अधिकार होना चाहिए है। तो आज संविधान के जो बुनियादी 3 मूल्य हैं, इन तीनों मूल्यों के ऊपर एक खतरा होता है। जब 42 का आंदोलन आया, यूसुफ मेहरा जी ने एक बड़ा रास्ता बनाया था। आप सबको पता है, अभी शिवबादन भाई भी कहते हैं हजारीबाग तोड़ के जयप्रकाश जी भागे थे जेल से। डॉक्टर लोहिया भूमिगत हुए थे, 3 साल के बाद पकड़े गए। क्या क्या काम किए, और इसके पीछे भी जो सोच था वो क्या था। यूसुफ मेहरा जी ने कहा था, एक बात कही थी, उन्होंने कहा अब हम लोग क्या करें? अंग्रेजों ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जेलों में डाल दिया, बंद कर दिया, कानून नहीं है, अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा जाओ और जनता के बीच खड़े होकर जन विद्रोह तैयार करो। जन विद्रोह, जनता में संतोष पैदा करो। और मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि इस हुकूमत से, दिल्ली की हुकूमत को अगर बदलना है, इसको परिवर्तन लाना है, तो फिर राजनीति को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। अखबार के बयान पर राजनीति शुरू करके वो खत्म करने का काम नहीं चल पाएगा।
आज हमारे सामने में धर्म संकट है, हमें जाके जनता में विद्रोह पैदा करना चाहिए। महंगाई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, विषमता के खिलाफ, काले कानून के खिलाफ, जुल्म जात के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, फिरका परस्ती के खिलाफ एक कार्यकर्ता लोग जाओ, बिहार के गांव-गांव में जाके जनता में विद्रोह संतोष पैदा करो। अगर वो संतोष पैदा कर लिया तो आने वाले कुछ महीनों के बाद में ये दिल्ली की हुकूमत ध्वस्त हो जाएगी, इसका पता ही पड़ता। ये जन विद्रोह का तरीका और अहिंसक जन विद्रोह, इसकी चर्चा यूसुफ मेहर ने की थी। तो ये जन विद्रोह की कल्पना उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि आज़ादी के आंदोलन में तब तक हम सफल नहीं होंगे जब तक कि श्रमिक वर्ग के साथ में किसान और छात्र संगठन। देखिए, एक आधार की बात है। 1917 में रूस का परिवर्तन हो गया, ग्लोबल क्रांति कहते हैं। 1924 में हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। उन्हें भी बड़ा विचित्र है कि 24 में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है और 25 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक बन जाता है। तो ये लोग आया इस साल, ये जो प्रश्न सामने आया, उस जमाने में कुछ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी लोग, कुछ हमारे कम्युनिस्ट लोग से जो लोग थे जिनका जिक्र यहाँ पर मित्रों ने किया कि कम्युनिस्ट लोग जब भारतीय आज़ादी के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो उनको सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने समझा। और यूसुफ मेहर अली ने न केवल समझा, यूसुफ मेहर अली ने लिखा कि कोई भी व्यक्ति जो समाजवादी है वो आज़ादी के आंदोलन का सिपाही होगा ही, इसके बगैर नहीं हो सकता। ना समाजवादी होने की बुनियादी शर्त है कि आज़ादी के आंदोलन का हिस्सेदार बनना है। श्रमिकों का मामला चला, उस जमाने ने कहा कि अकेले श्रमिक से काम नहीं चलेगा, मजदूर के साथ किसान को जोड़ो, छात्र को जोड़ो। और आज हम लोग के सामने भी सवाल है कि मजदूर के साथ किसान और छात्र को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बदलाव हो पाएगा, परिवर्तन हो पाएगा। जनगणना का यहाँ फैसला अच्छा किया सरकार ने, जब आए देर से आए पर फिर अच्छा किया। हालांकि हम लोग तो इस बात को बहुत सुधार रहे थे। अभी हमारे बच्चे लोग बता रहे कि हमारा बिहार के साथ क्या रिश्ता है, तो मैं तो बताने में जाती नहीं। मैं बिहार का रिश्ता कब से बताऊं? मैं लोहिया जी के ज़माने से बताऊं? मैं मधुबन के चुनाव में जो कार्यकर्ता रहा बांका मुंगेर का, वहाँ का बताऊं? मैं झारखंड के चुनाव का प्रभारी रहा तो उसका बताऊं? मैं कर्पूरी के साथ में कितने दिन घूमा है उसका बताऊं? मैं लालू जी के चुनाव को कराने वाला जब वो नेता प्रतिपक्ष बने थे, तेज भाई तेजस्वी के पिताजी, तो उनके लिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कराने के में आए थे, वीसी पटेल जी को पता है कि भूल गए? तो क्या रिश्ता बताओ? रिश्ता इन चीज़ों से अकेला नहीं होता है। हमारा रिश्ता है बिहार के साथ क्रांति का, बदलाव का रिश्ता। बिहार ने हिंदुस्तान को समय समय पर जगाया है। आज भी बिहार के पास वो क्षमता है कि बिहार हिंदुस्तान को जगा सकता है। तो क्रांति के हिस्सेदार आप और क्रांति के हिस्सेदार हम दोनों क्रांति के भाई हैं, ये हमारा रिश्ता है। और इसलिए किसान और मजदूर को सभी को इकट्ठा करना है, छात्रों को इकट्ठा करना है और इस बदलाव को लाना है। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। आप सबको धन्यवाद। और फिर एक बार जगता भाई का धन्यवाद कहकर अभिनंदन करते हैं। उन्होंने राजनीति के रूपांतरण की जो शैली शुरू की है, ये दूर तक जाएगी, इसके परिणाम दिखेंगे। आप सबको